तो नेक्स्ट चैप्टर है वेव्स। ये 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है वैसे तो। 11th क्लास का आपका लास्ट चैप्टर है, बट जो वेव्स है ना वो आपको आगे भी काम आएगा। जैसे एक तो इसी चैप्टर में, इसमें हम इसको ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से पढ़ लेंगे, दो अलग अलग टाइप की वेव्स मतलब। फिर उसके बाद यही सेम चीज़ आगे ईएम वेव्स में भी आएगी। फिर उसके बाद यही सेम चीज़ आगे जाके वेव ऑप्टिक्स में भी आएगी। मीन्स जो ईएम वेव है उसमें भी यही स्ट्रक्चर होगा सारा का सारा। तो जहाँ तक वेव वाला पार्ट है वहाँ तक ये सबके लिए कॉमन चलेगा। कॉमन मतलब वेव इस चैप्टर के लिए भी, ईएम वेव के लिए भी, वेव ऑप्टिक्स के लिए भी। तो इंटरफेरेंस वगैरह तक जो है वो सब कुछ सेम चलेगा। तो जो भी आगे चलने वाला है वो ऐसा मान के चलो कि वो सभी चैप्टर्स के लिए, वेव्स के लिए, ईएम वेव्स के लिए, वेव ऑप्टिक्स के लिए, सब कुछ। तो जो प्रॉपर्टी वेव्स की होती है वो आपको सब में मिलेगी। ठीक है। अब देखो वेव्स होता क्या है। तो एक्चुअली में वेव से हम, वेव का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि जब पार्टिकल खुद मूव नहीं करेंगे, मतलब नॉट मूविंग। मूविंग मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू another, instead only momentum and energy is transferred, उसको बोलते हैं वेव्स। तो क्या क्या ट्रांसफर होगा इसमें? एक तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा और एक एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो ये दो चीजें ट्रांसफर होती है। पार्टिकल नॉट ट्रांसफर। तो जहां भी ऐसा हो रहा होगा उसको हम वेव्स बोल देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बड़े सारे पर्सन जो है वो रो में खड़े हैं तो क्या होता है, अगर आपने एक को धक्का मार दिया, जैसे इस पीछे वाले को धक्का मार दिया, तो क्या होगा, ये वाला ऐसे इसके ऊपर गिरेगा, फिर खड़ा होगा तो ये इसको धक्का मार देगा, फिर आगे धक्का मार देगा, आगे धक्का मार देगा। ऐसे करते करते ये आगे चलती रहेगी प्रोसेस। तो वो जो मूवमेंट आपको दूर से दिखाई देगी ना उसको वेव बोलते हैं। मतलब पर्सन खुद उठ के नहीं गया यहाँ लास्ट में, पर्सन जो थे वो एक दूसरे के ऊपर गिरे, वापस आ गए। मीन्स पार्टिकल अपनी जगह पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, इसी को वेव बोलते हैं। ठीक है। तो पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो ये भी लिख देता हूं मैं। तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता है, किस स्टाइल से डिस्प्लेसमेंट करेगा? एज एन एसएचएम, एसएचएम की तरह वो, या ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, इस टाइप से। तो एसएचएम और ऑसिलेशन का मतलब यहाँ बस इतना सा है कि पार्टिकल किसी एक मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फोर मोशन करेगा। ठीक है। तो याद रखना वेव में क्या क्या होता है। मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल कहीं ट्रांसफर नहीं होता है, और पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा होता है किसी मेन पोजीशन के अबाउट। ठीक है। मेन पोजीशन आपको पता है एक्स नॉट बोलते हैं। चलो अब देखते हैं इसकी इक्वेशन कैसे होती है। तो आपने एस एच एम तो पढ़ ही लिया है। तो देखो एस एच एम में क्या था, एस एच एम में जो आपकी इक्वेशन थी वो कुछ इस स्टाइल की दिखाई दे रही थी आपको। देखो क्या आपने ऐसी पढ़ी थी, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसी पढ़ी थी? या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्लस फाइव था? तो अब इसमें एक नई चीज़ जुड़ जाएगी। तो पहले वाली जो वेव थी ना उसमें पार्टिकल मूव नहीं कर रहा था, मतलब वेव के साथ, मतलब पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहा था, ऑसिलेशन तो कर ही रहा था, लेकिन हमें ना वो चलती हुई भी नहीं दिख रही थी एसएचएम में हमें। तो देखो अब हमने पढ़ना है इस वाले वेव्स में क्या होगा। देखो आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, एसएचएम तो आपने पढ़ ही लिया। तो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी। तो उस इक्वेशन से ये पता चल रहा था कि पार्टिकल टाइम में इधर उधर मूव तो कर रहा है, लेकिन
जो वेव है ना वो कहीं चलती हुई नहीं दिख रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ थी फिर यहाँ दिख रही है फिर यहाँ दिख रही है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम वेव की इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें वो फंक्शन भी आएगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये वेव जो है ना वो प्रोग्रेसिव नेचर की है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोपगेट कर रही है आगे की तरफ को। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो एक रस्सी है, आप इस रस्सी को एक किनारे से पकड़ के झटका दोगे तो इसमें वेव चलती हुई दिखेगी ऐसे, एक आगे को जाएगी, फिर थोड़ा और आगे जाएगी, फिर थोड़ा और आगे जाएगी, फिर थोड़ा और आगे जाएगी एंड तक, ऐसे ही होता है। तो वेव्स ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो इन वेव्स को प्रोग्रेसिव वेव्स बोलते हैं, जो चलती हुई दिखाई देती है हमें, ठीक है। अच्छा, जो चलती हुई नहीं दिखाई देंगी और दिखाई जरूर देंगी उनको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। वो भी इसी चैप्टर में आगे जाके आ जाएगा, तो वो हम आगे जाके देखते हैं। फिलहाल के लिए वापस आ जाते हैं इक्वेशन पे। अब देखो, अब जो वेव की इक्वेशन आपने पढ़नी है, मैंने आपको बताया कि वो किस किस के लिए वैलिड होगी। वेव ऑप्टिक्स में भी चलेगी, ईएम वेव्स में भी। अब इक्वेशन जो बनती है वो होती है ये, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो आपको ना सारे कंपोनेंट पता होने चाहिए पहली बात। तो देखो फाई क्या है, फाई आपको पता है पहले से, ये तो आपको पता ही है, इनिशियल फेज होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है ना वेव का। जैसे ये साइन वेव है, तो स्टार्ट कहाँ से कर रही है, जीरो से कर रही है या पाई बाय टू से कर रही है या फिर टू पाई से कर रही है, 270 360 कहाँ से, ठीक है, वो ये बताता है। उसके बाद आते हैं हम ए पे। ए भी आपको पता है क्या होता है, ए इज एम्पलीट्यूड। यहां पे ये जो वाई है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये एम्पलीट्यूड किसका होगा, एम्पलीट्यूड भी इसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्टिकल जो है वो एसएचएम करता हुआ लगता है, क्योंकि वो कर ही रहा होता है। तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा, ए, जो भी यहाँ लिखा होगा वो होगा। फिर बात करते हैं एक्स की। अब देखो यहाँ एक्स क्या है, एक्स जो है वो है पोजीशन ऑफ वेव। वेव का मतलब है यहाँ एनर्जी और मोमेंटम जो ट्रांसफर हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपने। तो पोजीशन ऑफ वेव, तो पोजीशन ऑफ वेव बताएगा ये एक्स, कि एक्स एक्सिस में वो कहाँ चला गया, ठीक है। जैसे यहाँ अगर मैंने जेड एक्सिस लिख दिया होता तो फिर वो बोलते कि हम जेड एक्सिस में चल रही वेव, तो कहाँ पहुंची है वो जेड एक्सिस। अभी के लिए एक्स एक्सिस लिखा है मैंने, तो इसका मतलब ये वेव एक्स एक्सिस में कहीं जा रही होगी। तो एक्स एक्सिस में जाने का मतलब मैंने एक झटका दिया तो वो यहाँ पहुंची अभी फलाने 1 मीटर पे या समथिंग। तो उसकी वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो एक्स आ गया पोजीशन ऑफ वेव। याद रखना ये पोजीशन ऑफ वेव है, और वाई जो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। वैसे डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन ही पता चलती है, तो ये भी पोजीशन ऑफ पार्टिकल ही हो गया एक टाइप से। फिर उसके बाद आते हैं के पे। अब ये के इंपॉर्टेंट है। अब ये के क्या होता है, के इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। के से डिनोट करते हैं इसको ऑब्वियसली, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लेमडा। हो सकता है आपने केमिस्ट्री में वेव नंबर जरूर सुना होगा, वेव नंबर इज 1/लेमडा, ठीक है। तो इसका याद रखना, और लेमडा आपको पता है वेव लेंथ होती है, दिस इज वेव लेंथ। पर फिलहाल चलो इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर की डेफिनेशन भी आपने याद रखनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। याद रखना, नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर, या नंबर ऑफ साइकिल इन 1 मीटर। जैसे 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, यही लिख देता हूं मैं, ये है ओमेगा। ओमेगा इज, वो आपको पता है पहले से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या फिर 2 पाई/टी। अब यहां देखो 1/टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स या ऑसिलेशंस
इन 1 सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही वेव नंबर भी देखो, 1/टाइम मतलब नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, 1/लैम्डा नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, क्योंकि लेंथ है ना नीचे तो 1 मीटर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। बचा टाइम, तो वो भी लिख देता हूं मैं। ये है टाइम इंस्टेंट। जैसे क्वेश्चन में बोला कि भाई वेव चलाई थी t=0 पे, तो बताओ 3 सेकंड पे वो कहाँ पहुंची होगी, तो ये वो 3 सेकंड है। समझ गए ना, मतलब इंस्टेंट वेव, इंस्टेंट पोजीशन ऑफ वेव, तो उसका टाइम आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास वेव की इक्वेशन के सारे कंपोनेंट, ठीक है। तो सब कुछ पता लग ही गया, तो एक बार आगे और चीजें देख लेते हैं थोड़ी सी। तो अब हम इसको प्रोग्रेसिव वेव बोल रहे हैं, तो इसका मतलब चलती भी होगी, ठीक है। तो देखो, वैसे तो आपको सारी चीजें पता लगी, ये हम आगे न्यूमेरिकल के साथ देखते हैं। उसके साथ एक और चीज होती है, दो चीजें हैं जो आपको और याद रखनी अलग से। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव, कि वेव किस तरफ जा रही है। वो कैसे पता चलेगा, आपको चेक करना है साइन, किसके, साइन ऑफ ओमेगा टी एंड के एक्स। ओमेगा टी और साइन, ओमेगा टी और के एक्स के साइन आपको चेक करने हैं। अब देखो, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, यही हो सकता है, या फिर दोनों, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे या जब दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसका मतलब है सेम है साइन। तो या तो सेम हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं, ये आ गया। अच्छा, किस एक्सिस पे जा रही है वेव, वो कौन बताएगा, वो बताएगा यहाँ जो के साथ लिखा होता है। अगर यहाँ एक्स लिखा है मतलब वो एक्स एक्सिस में जा रही है, जेड लिख दूंगा तो जेड एक्सिस में, वाई लिख दूंगा तो वाई एक्सिस में, इसका ध्यान रखना है। अब आते हैं वापस। तो अभी के लिए जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो है किसकी, एक्स एक्स में जा रही है ना वेव, ठीक है। तो यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, पोजीशन ऑफ वेव इन इन ऑन एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस में वो कहाँ पहुंची है, उसकी बात हो रही है। तो साइन ऑफ ओमेगा टी और के एक्स आपको चेक करने, अगर वो सेम होंगे तो वो जा रही है नेगेटिव एक्सिस पे, अभी के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ऑपोजिट होंगे तो वो जा रही है पॉजिटिव एक्सिस पे। तो याद रखना, आपको डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही चेक करनी है, ठीक है। अगला देखो, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वेव की वेलोसिटी क्या होती है, तो वेव की वेलोसिटी को वी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे हम, आगे देखते हैं इक्वेशन में कहाँ कहाँ बनती है ये। फिलहाल के लिए आपको बड़ा आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, 2-3 टाइप के फॉर्मूले हैं, मैं सारे लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले, एक सबसे अच्छा जो जो आपको पहचानने में हेल्प करेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। पहला फॉर्मूला है ये। दूसरा, अब वेव, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है किसी वेव का, ऑब्वियसली लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी या फिर लैम्डा बाय टी, तो वो भी वैलिड है। तो ये सब लग जाएंगे, ठीक है। फिर आगे जाके आपको पता चलेगा कि एक और फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ वेव का, दैट इज, अच्छा, आगे जाके क्या यहीं पता लग जाएगा आपको। जैसे आप इसमें पुट करोगे ना, तो इसमें पुट करोगे तो आएगा माइनस ओमेगा बाय माइनस के, ऐसा कुछ, ठीक है। तो विद साइन पुट करना है, तो मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ माइनस ओमेगा बाय के। ये आ गया आपके पास एक और फॉर्मूला। तो याद रखना, डायरेक्शन किस एक्सिस में किस तरफ जा रहा है वो आप इससे चेक करोगे, और मैग्नीट्यूड इससे चेक कर लेना, ठीक है। वैसे सबसे आसान यही होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है वो कितने हैं, उनको डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। अब हम इसमें सारी चीज़ें कर लेंगे एक ही बार में, ठीक है। तो फटाफट एक एक करके नोट करते जाना है आपने। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो इक्वेशन आपको दिख रही है, वो आपको मैंने बताया था, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, देन फाइंड वगैरह वगैरह, जो भी फाइंड करने को बोलेंगे वो। सबसे पहले सबसे आसान चीज़ एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड कितना है। अच्छा, इसके एंड में लिखा होगा मीटर में है या सेंटीमीटर में है, जिसमें भी है, तो वो आपने देख लेना। फिलहाल के लिए मैं 10 लिख रहा हूँ सेकंड। और क्या दिख रहा है हमें, और हमें दिख रहा है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, जो भी टी के साथ लगा होता है वो ओमेगा होता है, तो विच इज़ 200 पाई, ठीक है ना। इसको अगर आप इक्वेट कर दोगे 2 पाई एफ से, वैसे तो ये क्वेश्चन था अभी के लिए, लेकिन अगला ही क्वेश्चन होगा फ्रीक्वेंसी का। तो देखो आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो 2 पाई कट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, 100 बचेगा। तो 100 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 100 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, 100 साइकिल पर 1 सेकेंड। इसके बाद आपसे टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, तो टाइम पीरियड लिख देते हैं। फोर्थ वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 1/f। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ 100 साइकिल्स थी या 100 हर्ट्स था, तो मतलब 1/100 सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 सेकंड में 100 साइकिल्स आ रही हैं, है ना, तो एक साइकिल की टाइमिंग क्या होगी, 1/100 ही होगी, तो वो है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लेम के। के दिख रहा है आपका, जो भी एक्स के साथ लिखा होता है वो के होना चाहिए, ठीक है। बस शर्त ये है कि साइन के साथ कुछ ना हो, और साइन के बाद सीधा ब्रैकेट शुरू हो। अगर कुछ होगा होगा भी ना, तो इस टाइप का दिखाई देगा, साइन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4t माइनस 2x, ऐसा कुछ। तो आपने 2 पाई पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है। साइन 4t माइनस 8 पाई टी माइनस 2 टू द 4 पाई एक्स, ऐसा कुछ बनाना है इसको, फिर सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप समझ गए इसको। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब देखो के क्या होता है, जो भी एक्स के साथ लिखा होगा वो के होगा, तो विच इज पाई/9। तो दिस इज योर एंगुलर वेव नंबर। अब आते हैं वेव नंबर पे। तो इसके यूनिट होंगे रेडियन पर मीटर, ठीक है। जैसे इसके यूनिट थे रेडियन पर सेकेंड, कुछ उसी स्टाइल से। अब के का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई/लैम्डा। तो लैम्डा क्या होगा, 2 पाई/के। के की वैल्यू है पाई/9, पाई से पाई उड़ाओ, लैम्डा इज 18 मीटर। लो लैम्डा भी आ गया। उसके बाद क्या पता करना होता है, उसके बाद मान लो आपको ना पोजीशन दे दी उन्होंने। मान लो उन्होंने बोला कि जब टाइम आया 20 सेकंड, तो जो वेव है ना वो थी 5 मीटर पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये टाइम उठा के पुट करना है इस जगह पे, ये एक्स की वैल्यू उठा के पुट कर देनी है इस जगह पे। तो ध्यान से देखो, राइट साइड पे सब कुछ कांस्टेंट आ गया, तो आपको ना वाई की पोजीशन मिल जाएगी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ऐसा पूछते नहीं है वो कभी, ठीक है, क्योंकि पूछने के लिए और बड़ा कुछ होता है। तो आप पर आपने फिर भी ध्यान रखना है, अगर टाइमिंग और एक्स आपको दे दी होगी तो आपने इसमें पुट कर देना है। ओके, आगे चलते हैं। अब उसके बाद वो पूछते हैं, जो मेन चीज़ है वो है वेव की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव मैंने आपको बता दिया, लिखना है -ओमेगा/के। ओमेगा/के नहीं लिखना है, तो आपने देखना है कि टी के साथ क्या लिखा है, 2 पाई लिखा है, सॉरी 200 पाई लिखा है, तो 200 पाई डिवाइडेड बाय -पाई/9, एक्स के साथ जो लिखा है ना, तो -पाई/9। तो 9 ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 9 2 18 आ जाएगा, 1800 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। प्लस की आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस में जा रही होगी। पर मैंने आपको फिर भी बता दिया है कि आपने इसको देख के चेक नहीं करना डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आपके पास एक और तरीका है। तो ये अगला क्वेश्चन आ गया 7th, ये आ गया 8th। डायरेक्शन के लिए आपको हमेशा क्या देखना है, आपने देखना है साइन। किसके, आपने साइन देखने हैं
टी के एंड एक्स के, मतलब ओमेगा टी के एंड के एक्स के, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये लिख देता हूँ। तो जो कि आपको दिख ही रहा है, टी के साइन तो प्लस है लेकिन इसके नेगेटिव है, तो एक प्लस है एक नेगेटिव है, अपोजिट है। इन केस ऑफ अपोजिट साइन ये ट्रैवल करेगी पॉजिटिव एक्सिस पे, बस तो हो गया। ट्रैवल ऑन पॉजिटिव एक्सिस, पर किसकी पॉजिटिव एक्सिस? पॉजिटिव एक्सिस ऑफ जो भी अंदर लिखा होगा, एक्स लिखा है ना, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो आप समझ गए। तो ये इसमें देखो सब कुछ ही कवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा वो वेव में कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है, जो पूछते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। एक चीज और, अब वापस आ जाते हैं हम इक्वेशन पे। तो इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा आपके पास, तो हमने ना इसमें से कुछ चीज़ें फाइंड करनी है जो कि कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले नेक्स्ट देखो, अब हमें कुछ और चीज़ें भी फाइंड करनी है। जैसे कि ये जो भी आपकी y है ना, दिस इज, फिर से मैं बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, भूलना मत इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है ये। कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? जैसे मान लो ये रस्सी पड़ी थी, मैंने इसको झटका दिया ऐसे, फिर नीचे को झटका दे दिया, तो ऊपर नीचे जो झटका दे रहा हूँ मैं ना, वो ये y है। मीन्स जो पार्टिकल ऑफ रस्सी होगा ना, वो ऊपर और नीचे मूव होगा। जो वेव चलती हुई दिख रही है वो आगे की तरफ जाएगी, वो इसमें आएगी फिर कि कहाँ पहुंची है वो वेव, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, पर चलो इसको हम विजुअलाइज कर लेंगे बाद में, अभी देख लेते हैं। तो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू, फिर से लिख रहा हूं मैं, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सबसे पहले हमें इसको ना डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के साथ, तो डी वाई बाई डी टी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। याद रखना, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करोगे टाइम से तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। तो कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। तो अगर के एक्स को आप इग्नोर कर भी दोगे तो आपने इसको पहले से डिफ्रेंशिएट किया ही होगा, तो वो क्या बन जाएगा, ओमेगा ए कोस ऑफ, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा ही, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूँ, देखो साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा कोस, ये तो पता ही है, और एंगल ऐसे का ऐसा ही आ गया, आगे ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बाय चेन रूल इस पूरे एंगल को, जिसको एक्स मानना था आपने, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो टाइम के साथ ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों भी गायब हो गए, बचा कौन, ओमेगा टी। ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन अगर आप टाइम से करते हो तो आपको पता है ओमेगा ही आना चाहिए, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाहर आ गया। अदरवाइज आप याद रख लो कि साइन ओमेगा टी समथिंग की जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है। बट फिर भी आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है। ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो दिस इज पार्टिकल की वेलोसिटी, नॉट वेव की वेलोसिटी, याद रखना, ये वेव की वेलोसिटी नहीं है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। वेव की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी, और ये देखो ये तो साइनोसॉइडल चल रहा है, कोस के साथ आया ना, मतलब साइनोसॉइडल, ओके। अब दूसरी साइड आपने इसको एक्स से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स से, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, जिसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। फिर से वही, ए का ए आ जाएगा, साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोस आ जाएगा, कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव आ जाएगा, और बाय चेन रूल डिफ्रेंशिएशन किसकी हो जाएगी, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो डी डी टी ऑफ ओमेगा टी, ये अलग हो जाएगा, माइनस
डी डी टी ऑफ के एक्स प्लस डी डी टी ऑफ फाई। अब आपको पता होना चाहिए कि अभी हम टाइम के साथ देख ही नहीं रहे हैं चेंज, तो ये ज़ीरो हो गया। ये फाई तो चेंज होगा नहीं, वो भी ज़ीरो हो गया। इनिशियल फेज एक ही होगा ना कोई, उसके बाद तो वेव चली पड़ी है। बचा कौन? ये। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस ऑफ के डी एक्स बाय डी एक्स विच इज़ वन। ठीक है, तो बचा माइनस के, तो मैं इसको हटा देता हूँ अब। तो आपको पता लग गया कि क्या लिखना है हमने, तो यहाँ लिखना है माइनस ऑफ के, माइनस के ए कॉस ऑफ ओमेगा डी। ये आ गया, ये है स्लोप। तो आपने क्या करना है, वीपी को डिवाइड करना है डी वाई बाय डी एक्स से। मीन्स आपने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दिया स्लोप से, और देखो क्या आ जाएगा। यहाँ बचेगा, आपको पता है ये पूरा का पूरा टर्म आएगी, और ये भी पूरी की पूरी टर्म आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस के और ओमेगा को छोड़ के कुछ भी अलग अलग नहीं है ना, सब सेम ही है। तो उड़ा दो, बचा कौन? माइनस ओमेगा बाय के। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। तो देखो नया फॉर्मूला बन गया आपके पास। कौन सा फॉर्मूला बन गया? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप। ठीक है, या किसी भी तरीके से लिख लो जैसा आपको ठीक लगे। अभी के लिए हमने ये लिख दिया। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। जैसे ही आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, ये बन जाएगी एक्सलरेशन। आपको पता ही एक्सलरेशन होती है वेलोसिटी की डिफ्रेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी टी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो बन गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर। दिस इज कॉल्ड एक्सलरेशन। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस का बन जाएगा माइनस साइन, ये हमें पता ही है, और एक ओमेगा और बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव बन जाएगा। ठीक है, इतना सब कुछ। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके पास राइट साइड देखोगे तो क्या आएगा? राइट साइड देखोगे तो बचेगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, डी स्क्वेयर वाई बाय डी टी स्क्वेयर। इसको बोलते हैं कर्वेचर ऑफ स्लोप। कर्वेचर ऑफ स्लोप मतलब स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो अब देखो इसमें क्या बन जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें बनेगा माइनस के स्क्वेयर ए कोस का साइन बन जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब देखो बाहर माइनस क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक माइनस पहले से था, फिर कोस का साइन बना तो माइनस आया, फिर माइनस के एक्स का माइनस निकला, एक और माइनस आया, तो तीन माइनस आ गए मल्टीप्लाई में, तो एक ही बचेगा ना, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड करके करना होता है, इसको भी डिवाइड कर दो, तो आपको पता चलेगा कि आप लिख सकते हो डी स्क्वेयर वाई बाय डी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन आपका यही था पुराना, उसमें लिखा था डी स्क्वेयर वाई बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डैश डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। और आपको बताना था इस डैश में क्या आएगा, तो इस डैश में आएगी वेलोसिटी ऑफ वेव, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर क्या होता है, वेलोस ओमेगा बाय के होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, और स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये लो, ये एक नई चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब जो इक्वेशन हमने लिखी, कौन सी वाली, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब देखो ये सिर्फ अकेली इक्वेशन नहीं है, इसको चेंज करके आप बड़ा कुछ लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एक एक करके। मान लो मैंने इसमें से इसको ओपन कर देते हैं पहले तो, टू पाई एफ इंटू टी, मान लो फाइव है ही नहीं यहाँ पे, माइनस टू पाई बाय लेमडा इंटू एक्स, ऐसी होती है ना इक्वेशन।
मान लेते हैं हम कि मैंने ना 2 पाई बाहर निकाल लिया। तो देखो 2 पाई बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा एफ इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। इसकी जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी भी लिखा जा सकता है ना, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। तो ये जो इक्वेशन में आपने कैपिटल टी लिखा था यहाँ पे, कहाँ चलेगी, ये ये वाला कैपिटल टी, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ वेव। एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। वापस आ जाओ, तो 2 पाई तो अच्छा कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा एक्स बाय लैम्डा। देखो कितना आसान था। मान लो मैं एफ को भी कॉमन, तो ये भी इक्वेशन है, कभी ये भी मैच करने को दी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस 2 पाई को वापस मल्टीप्लाई करो ताकि आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाए ओमेगा और के में, और फिर उसको आप सॉल्व कर सको। आपको बस इसको सॉल्व करना आना चाहिए। इसके अलावा जो भी इक्वेशंस दी होंगी आपने उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना है। मान के चलो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साइन के साथ आप याद रखोगे सारे के सारे फंक्शंस और जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब साइन के साथ ही याद रखने हैं। मतलब ऐसी इक्वेशन याद रखनी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट में साइन हो। याद रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट में कोस है या माइनस साइन है तो आपके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर दो, है ना। कोस ऑफ मतलब y इज इक्वल टू कोस में रखने से क्या होगा, आपका ए का वी का फॉर्मूला चेंज हो गया, फिर आपका ए का फॉर्मूला चेंज हो गया, आपके आगे जितने भी फॉर्मूला आएंगे एनर्जी वेनर्जी जितना भी एसएचएम में आपने पढ़ा वो सब चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने वो नहीं करना है। ये मैंने आपको एसएचएम में बताया था कि आप साइन में कैसे चेंज कर सकते हो, कोस को माइनस साइन को माइनस कोस को वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो हम दोबारा से मैं बता दूंगा एक बार यहीं पे लिख के। बट फिलहाल अलग अलग टाइप की इक्वेशंस है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो भी इक्वेशन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। ये फर्स्ट इक्वेशन इज स्टैंडर्ड, आप मान के चलो यही याद है आपको। अब देखो, आगे चलते हैं, दूसरा स्टाइल। अब ऐसा करता हूं कि मैं ना 2 पाई एफ को भी कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बचेगा, टी माइनस एक्स बाय एफ इंटू लैम्डा। ध्यान रखना यही बचेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एफ लैम्डा ही तो वेव की वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई एफ। 2 पाई एफ को ओमेगा लिख सकते हो आप, तो ओमेगा बाहर आ गया, अंदर बचा टी माइनस एक्स बाय वेलोसिटी ऑफ वेव। तो एक्चुअली में जो वेव चलती है ना वो इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन निकलता है जब हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं ना कि अच्छा ये वाली वेव जो है वो चल के यहाँ पहुंच गई है, तो ड्राइव करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है, कितनी टाइमिंग बन रही है। तो टी इज इक्वल टू ये एक्स बाय वी डब्ल्यू, कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो टाइम में से वो माइनस होता है टाइम। तो ये है आपकी कुछ अच्छी वाली इक्वेशंस अलग अलग जो बनाई जा सकती हैं। अब देखो जहां मैंने एफ लिखे ना, हो सकता था यहाँ ऐसा होता कि जैसे मैं मिटा के दिखा देता हूँ, यहाँ 2 पाई बाय टी होता, ठीक है। तो यहाँ बचता टी, फिर अगले स्टेप में आप टी कॉमन निकालते, तो ये जो भी अभी मैंने लिखा ना ये एक और टाइप का स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है। मतलब एफ की टर्म में नहीं आएगी इक्वेशन, हो सकता है टाइम की टर्म में आ जाए, तो ऐसा जो भी होगा। और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपने 2 पाई कॉमन निकाल लिया है, ठीक है, तो टी के साथ जो बचेगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आप ये याद रख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आपको एक स्टेप कम चलना पड़ेगा, आपको पहले इसको इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अब ये चीज़ हमेशा तो नहीं याद रहेगी ना। अब एक्स के साथ 1 बाय लैम्डा किसको याद रहेगा, आपको लैम्डा ही याद रहेगा। तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करो और फिर काम ठीक कर लो। तो देखो, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है ना, इस वाले ब्रैकेट को। तो ये ब्रैकेट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा दिया होगा क्वेश्चन में, तो आपने वापस इसको स्टैंडर्ड बना लेना है। अब आते हैं हम किस चीज़ पे, साइन पे, कि साइन भी तो गलत दिया हो सकता है। ये आप एसएचएम में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली, वरना आपने देख लेना वहाँ जाके। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा
माइनस ऑफ साइन विद एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है ये। तो इसको आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना है, तो प्लस का साइन चाहिए ना। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस ए साइन, मतलब साइन प्लस का होना चाहिए। तो साइन को, माइनस साइन को प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने लिखना है साइन प्लस का विद एंगल, उसमें एंगल में प्लस कर देना आपने पाई, याद रखना, ठीक है। अगर माइनस ऑफ कोस ऑफ थीटा होगा, उसको आपने प्लस साइन में चेंज करना है तो कर दो। तो आपने लिखना है थीटा प्लस पाई बाय 2। और अगर आपके पास अगर इसकी बजाय ऐसा लिखा होगा कि कोस ऑफ थीटा है कहीं पे भी किसी इक्वेशन में, तो आपने उसको चेंज करने के लिए क्या करना है, आपने साइन में चेंज करना, एंगल को एंगल की तरह लिखना, प्लस पाई बाय 2 कर देना, याद रहेगा। और अगर दोनों हुए तो माइनस भी और कोस भी, तो ठीक है, ब्रैकेट के अंदर दोनों चीजें कर दो। साइन थीटा तो लिखना ही लिखना है, ये वाला एंगल एज इट इज आएगा आगे, बस इसका ध्यान रखना है। तो थीटा प्लस पाई बाय 2 लगाया आपने कोस को हटाने के लिए, पाई लगाया इस साइन को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है, नेगेटिव साइन को हटाने के लिए। तो ये चीज़ बड़े अच्छे से याद रखनी। एक और चीज़ बता देता हूँ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी के साथ अगर माइनस थीटा लगा हुआ है, जैसे साइन थीटा के साथ, या फिर कोस ऑफ माइनस थीटा, या टेन ऑफ माइनस थीटा, तो इसको प्लस में चेंज करने का ना बहुत ही इजी तरीका है। वैसे आपको अभी ये के लिए याद ये रखना था। और इन सब को ऐसे जितने मर्जी ले लो, अभी हम तीन ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, इसलिए मैं तीनों का लिख देता हूँ। आपने इनको चेंज करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस 2 पाई प्लस कर देना है। वैसे तो आपको पता है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कोस ऑफ थीटा, इसको आप माइनस ऑफ साइन थीटा लिख सकते हो, लेकिन माइनस को फिर से चेंज करने के लिए यही तो करना पड़ रहा है ना। तो अगर आपने एंगल को पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिखो साइन, इसको लिखो कोस, इसको लिखो टेन। ये इनको चेंज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इनको पॉजिटिव बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये है थीटा, उसको माइनस थीटा ही रहने देना है, तो माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा, प्लस कर देना 2 पाई। हमेशा वैलिड है, चाहे मैथ में लगाओ, फिजिक्स में लगाओ, केमिस्ट्री में लगाओ, बायो में आता है तो वहाँ भी लगा दो, पर ऐसा होता नहीं है बायो में, तो क्या ही करेंगे साइन थीटा का। तो फिलहाल के लिए ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूले हैं वो कोई फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं है, ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी यूज़ कर सको, ठीक है ना। तो ये था वेव की इक्वेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम साइन में ही क्यों बना रहे हैं, तो देखो इनको साइन में चेंज करने के ना दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न कि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े वो साइन में ही है। ये देखो, ये साइन में था, फिर इससे आपने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाली, वो इस साइन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करने पर कोस आया है, ऐसा ही हुआ है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सलरेशन इस पार्टिकल में आ गई, मतलब साइन की फॉर्म में आ गई। तो ये साइन की फॉर्म में इसलिए आई क्योंकि शुरुआत आपने कहाँ से की थी, साइन से की थी, याद रहेगा। कोस से करोगे तो कोस आएगा। तो हमने जो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं वो सब किस में है, वो हैं, शुरुआत हुई है उनकी साइन से। तो आपने याद रखना है कि ये जो आपने निकाला है ना, दिस इज पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज ओमेगा ए, और ये भी पार्टिकल की मैक्सिमम एक्सलरेशन। और उम्मीद है आपको एसएचएम में याद होगा कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती थी, याद है ना। तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी आती थी मेन पोजीशन पे, मीन्स सेंटर लाइन जो भी होगी ना, जैसे साइन की वेव है तो सेंटर पे। फिर उसके बाद एक्सलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती थी, तो ये आती थी आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, जितना एक्स होता था उतना ही ए होता था। अगर आप भूल चुके हो तो प्लीज़ एसएचएम में जाके एक बार चेक कर लें, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं इंटरफेरेंस पे। अब ये क्या है, देखो अभी तक ना कहीं पे भी वेव चैप्टर के बारे में कुछ भी शुरुआत नहीं हुई। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब कॉमन है, ये बिल्कुल कॉमन रहेगा। यही मैं उठा के आपकी ईएम वेव और ऑप्टिक्स में भी लगा दूंगा, ओके, बिल्कुल सेम होगा। तो देखो, अब ये जो वेव है वही सेम टू सेम वेव बनेगी आपकी ईएम वेव भी,
तो ईएम वेव की इक्वेशन भी मैं यहीं लिख देता हूँ। ईएम वेव की फॉर्म में लिखना होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ, बाकी सब सेम है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। लो ईएम वेव बन गई। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, ओह सॉरी, एक्स की जगह हम जेड लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स। मैग्नेटिक फील्ड आ गई बी, और उसको वाई एक्सिस में मूव करवा दो, तो यहाँ आ जाएगा बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस फाइव। ईएम वेव में बस एक अच्छी बात होती है कि जो फेज है ना वो सेम ही रहता है, ये दोनों फेज होते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में चलती है, वाई में मैग्नेटिक फील्ड चलती है, और तीसरी डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। ये ईएम वेव की इक्वेशन होगी। यही आपकी आगे जाके वेव ऑप्टिक्स में लाइट की इक्वेशन भी होती है, ठीक है, वहां पे भी सेम ही होगा, तो सब कुछ सेम होगा। तो देखो नेक्स्ट वन इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जैसे ये एक वेव है और एक वेव ये है, ये जाके ना किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, मतलब क्रॉस हो रही हैं या फिर आके टकरा रही हैं, इंटरफेरेंस हो रही है इनमें। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है हाई वेव लो वेव, या हाई वेव मिल गई तो ये दोनों ऐड होके बराबर हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। लगे पता? तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है इंटरफेरेंस होगी कैसे। तो देखो सबसे अच्छी चीज़, ये है सोर्स वन और यहाँ है सोर्स टू, यहाँ से वेव चली और यहाँ पहुँच गई, यहाँ से वेव चली और यहाँ पहुँच गई, इस पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस होगी। अब जो इंटरफेरेंस होगी उसमें जो वेव चली थी वो थी सोर्स वन से जो चली थी वो y1 थी, और यहाँ से y2 चली थी, ऐसा हम लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y1 जो होगा उसको हम लिखेंगे a1 साइन ऑफ ओमेगा t1 माइनस के x1 प्लस 5 1। सिमिलरली जो y2 होगा उसको हम लिख देंगे a2 साइन ऑफ ओमेगा t2, मतलब सब जगह 2 2 आ जाएगा जहाँ 1 1 आया था। तो ये बन गया आपकी दो वेव्स, ये जाके इंटरफेरेंस करने वाली है। जैसे ये इंटरफेरेंस करेंगी ना तो यहाँ से ना दो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पास। जैसे इंटरफेरेंस करेंगी तो एम्पलीट्यूड जो होगा, आपने सुपरपोजिशन पढ़ ली है, वही सेम टू सेम चीज़ है। एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू, बिल्कुल रिजल्टेंट का फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ये एक नई चीज़ आएगी अब, डेल्टा फाई, इसको हम अभी देखते हैं। इसके बाद आपने एक और फॉर्मूला याद रखना है कि इंटेंसिटी जो होती है ना, वेव की इंटेंसिटी, जो कहीं पे इंटेंसिटी आती है, मतलब नंबर ऑफ जो भी लाइट के फोटॉन्स हैं या फिर जो भी आप लोगे वेव में, वो जाके पर यूनिट एरिया कितने टकरा रहे हैं उसको इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, आगे कुछ चेंज आएगा तो वो मैं साउंड में बता दूंगा, ठीक है, वो साउंड में आता है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो। देखो अगर मैं ए आर को यहाँ स्क्वायर लगा दूँ, ठीक है, तो ए आर स्क्वायर की जगह लिखना है आई, और अगर कहीं ए होगा तो उसकी जगह लिखना है अंडर रूट ऑफ आई। तो ये दो चीज़ें, दो टर्म्स याद रख लेना ताकि आप फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद कर लो। तो देखो बन गया आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कोस ऑफ डेल्टा फाई। अभी के लिए इसको याद रख ले, अभी के लिए इसको याद रख लो, और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या। अब बात करते हैं फेज डिफरेंस की। ये जो डेल्टा फाई आप लिख रहे हो, डेल्टा फाई जो आप लिख रहे हो उसमें एक्चुअली में होगा क्या, जो भी ये ब्रैकेट में लिखा होता है ना इस पूरे को बोलते हैं फेज, इसको भी बोलते हैं फेज। तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, ऑब्वियसली इसमें से इसको माइनस करो, तो वो पूरा ही करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप पूरा इसको माइनस में लिखोगे तो आपके पास ना कुछ इस टाइप की टर्म बनेगी, जैसे मान लो देखो ओमेगा टी स्क्वेयर से ही माइनस होगा, सिंपल, जैसे यूनिट वाइज होता है वैसे ही के एक्स स्क्वेयर से माइनस होगा, सेम टर्म से माइनस होता है ना, तो उस टाइप से। तो ओमेगा टी टू से ओमेगा टी वन माइनस होगा तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा, बचेगा टी टू माइनस टी वन। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे के कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और प्लस यहाँ फाइव टू माइनस फाइव वन ही रहने देते हैं।
इसका कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है अभी, तो इसको मैं साइड कर रहा हूँ, ठीक है। कभी क्वेश्चन में आएगा तो तब तब देख लेंगे हम। डेल्टा फाई के दो फॉर्मूले आ गए आपके पास। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय टी, ज़्यादातर फॉर्मूला ऐसा ही दिखाई देगा, साथ में आएगा डेल्टा टी। तो शायद ये फेज डिफरेंस आप वेव ऑप्टिक्स में भी देख लोगे, इसमें भी देख लोगे, तो सेम ही है वो, है ना। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी। इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस, और इसको बोलते हैं टाइम फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 - x1 को लिखते हैं डेल्टा एक्स। इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस। और इसकी वजह से जो फेज में चेंज आएगा उसको बोल देंगे फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ठीक है। मतलब दो चीजें हैं, तो आपने याद रख लेनी वो। तो मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। अब इनका मतलब भी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो देखो बड़ा आसान सा है, पहले मैं ये वाला बता देता हूँ। फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, जैसे एक वेव यहां से चली और एक वेव यहां से चली, दोनों चली तो सेम टाइम पे हैं, दो सोर्स थे, दोनों से वेव सेम टाइम पे चली, t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे, दोनों ही साइन की वेव चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब यहां पहुंचेंगे ना तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, जैसे एक की ऐसी वेव पहुंची है तो दूसरे की हो सकता है थोड़ी पहले पहुंच गई हो, ऐसा कुछ। तो जब इनको ऐड करोगे तो कुछ और ही बन जाएगा, इसी चीज को इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यहाँ किसकी वजह से पाथ डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है पाथ की वजह से, तो इसलिए इस डेल्टा फाई का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि सब कुछ सेम है तो हमने लैम्डा भी सेम ही यूज किया होगा। दूसरा देखो, दूसरा केस क्या है। दूसरे केस में आपको बोला है कि टाइम डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आएगा ना, तो ये देखो, अब इसका मतलब ये है कि पाथ लेंथ तो सेम थी, दोनों सेम पोजीशन से चलना शुरू किया और सेम पोजीशन पे आके रुक गई, मतलब मिली भी वहीं पे आगे। बट फर्क था टाइम का, ये टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे शुरू हुई थी, ये टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे शुरू हुई, तो डेल्टा t कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 3 - 0, ठीक है। इसका मतलब जब ये दूसरी वाली वेव यहां पहुंचेगी तब तक पहली वाली थोड़ी सी आगे निकल चुकी होगी, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इतना सा, ये आता है ड्यू टू टाइम डिफरेंस, तो इसको भी फेज डिफरेंस बोलेंगे। तो फेज डिफरेंस आएगा कहाँ, फेज डिफरेंस आएगा जो हमारा मीटिंग पॉइंट था, मतलब हो सकता है यहाँ मीट कर रही हो ये दोनों, जैसे ये मीट कर रही है ऐसे ही ये भी मीट कर रही होंगी, तो फेज डिफरेंस शो होगा यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस ड्यू टू फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस। आगे चलते हैं। अब इसी में दो टाइप के मेनली जो हमें पढ़नी है वो दो टाइप की हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस नॉर्मल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सारी कंस्ट्रक्टिव हो सारी डिस्ट्रक्टिव हो, लेकिन उसमें स्पेशल केस ये दो होते हैं, ठीक है। पहला जब दोनों ऐड हो जाएंगे, दूसरा जब दोनों माइनस हो जाएंगे, तो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ। तो देखो, तो इस तरफ मैं कंस्ट्रक्टिव लिख रहा हूँ, इस तरफ डिस्ट्रक्टिव लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, शुरुआत कर रहे हैं हम कोस ऑफ डेल्टा फाई से, कोस ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू होगी 1, यहाँ कोस ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू होगी -1, साथ साथ में चल रहे हैं हम। तो ऐसा कब होता है, कोस 1 कब होता है, कोस 1 होता है 0 पे, या फिर 2 पाई पे, या फिर 4 पाई पे, या फिर 6 पाई पे, या फिर 8 पाई पे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डेल्टा पाई का जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्या हम इसको 2n पाई लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर देखो,
डेल्टा फाई -1 कब होता है? पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे, फिर 7 पाई पे, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हो आप? 2n। अच्छा, यहाँ देखो n कहाँ से शुरू हुआ है? 0 से, तो यहाँ भी 0 से शुरू करना है। तो अगर मैं n को 0 से शुरू करता हूँ तो मेरे को शायद ये ऐसा लिखना पड़ेगा। लिख के देख लेते हैं हम। ये आ गया 2n-1 इंटू लेमडा। देखो 0 पुट करूँगा तो माइनस पाई आएगा ना, तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस। तो अब n को हम 0 से शुरू कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो लेमडा आएगा। लेमडा क्यों लिख रहे हैं हम? तो और यहाँ क्या आएगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2n+1 इंटू पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, n को कहाँ से शुरू करना है? 0 से। यहाँ भी n को 0 से ही शुरू करना है। तो कई बुक्स में ना इसको 2n-1 इंटू पाई लिखा होगा, तो फिर उसमें n को 1 से शुरू किया होगा। तो आपने वो ध्यान रखना है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। मैंने लेफ्ट साइड वाले में भी 0 से शुरू किया, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, डेल्टा फाई और क्या होता है? क्या डेल्टा फाई 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स भी होता है? यस, बिल्कुल होता है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो जो ये ऊपर आपने वैल्यू लिखी है इसको इक्वेट कर दो, 2n+1 इंटू पाई। इसको भी इक्वेट कर दो, 2n पाई। तो आपको पता चलेगा 2 पाई से 2 पाई उड़ गया है, बचा क्या? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन आपको पता है क्या है? यहाँ पे सिर्फ पाई गायब होगा, बाकी क्या बच जाएगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू, डेल्टा फाई नहीं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा/2। ब्रैकेट का ध्यान रखना आपने, ब्रैकेट छोड़ दी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बन गया डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ये पहली चीज़, दूसरी चीज़, और इधर भी पहली चीज़ ये याद रखनी है, दूसरी चीज़ ये याद रखनी है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ना आपके एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले भी चेंज हो जाते हैं। उसको हम लिखेंगे ए मैक्स। ए मैक्स इज इक्वल टू, आप चाहो तो कोस डेल्टा फाई को 1 पुट करके देख सकते हो, वो a+b का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a1+a2 का होल स्क्वायर बनेगा और उसका रूट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बनता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखो क्या है, इसको मैं 1 कर दूंगा, देखो क्या बन गया, a+b का होल स्क्वायर बन गया, इसलिए तो इसको उड़ा दो। तो ये आ गया आपके पास ए मैक्स का फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ माइनस है तो यहाँ ए मिनिमम का फॉर्मूला बनेगा, ए मिनिमम इज इक्वल टू a1-a2। ये भी आ गया। ऐसे ही आप इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में भी चेंज कर सकते थे। तो आई मैक्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है √(i1 + √(i2)। इधर भी स्क्वायर होता है, सॉरी रूट होता है, वो उस तरफ जाके स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो हमने कोई ड्राइव नहीं किया है, बस इसी से निकाल लिया। ठीक है। ऐसे ही ए मिनिमम का फॉर्मूला भी कुछ इसी टाइप का होगा, √(i1 - √(i2) का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखना ये तीनों चैप्टर के लिए है, वेव के लिए, वेव ऑप्टिक्स के लिए, ईएम वेव्स के लिए, सब में वैलिड है। ठीक है। ज़्यादातर तो आपको चलो वेव ऑप्टिक्स में यूज़ होगा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के नाम से यूज़ नहीं होगा, लेकिन हो ज़रूर सकता है ना? अगर आप करना चाहें किसी क्वेश्चन में तो कर सकते हैं। तो देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये दे दिया, या फिर एक अदर फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, आई की फॉर्मेट में, कि बोला कि इफ़ I1 इज़ I0 एंड I2 इज़
4i0, देन फाइंड, अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे अभी के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइंड ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम, और यहाँ लिख देता हूँ मैं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। ठीक है, तो देखो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला, वैसे तो ए मैक्स का आपको पता ही है क्या था, A1 + A2। तो A2 बड़ा है तो मैं उसको लिख देता हूँ A2 + A1। यहाँ तो नहीं फ़र्क पड़ेगा लेकिन माइनस में तो पड़ेगा, A2 - A1। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू भर दोगे आपके सामने दिख जाएगा आपको कितना है, 2A0 है प्लस A0 डिवाइडेड बाय 2 - 1 A0। A0 हट जाएगा, बचेगा 3:1, मीन्स ए मैक्स रेशो ए मिनिमम इज 3:1। तो ऐसे लिखा होता है। तो देखो ये बड़ा सिंपल सा है। बाकी सुपर पोजिशन में पूछा होता है इसका फॉर्मूला, वो हम कर सकते हैं। या फिर ये नहीं पूछा होगा तो फिर ये पूछा होगा कि बताओ ए आर कितना होगा अगर थीटा की या डेल्टा फाई की कोई वैल्यू दी हो। तो जैसे डेल्टा फाई की वैल्यू दे दी 60 डिग्री, तो बोला बताओ अब ए आर क्या होगा अगर A1 A2 यही हैं जो ऊपर लिखे थे। तो फिर आपको फॉर्मूला पुट करना है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ 60। और ये कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 और ये कट गया, तो जो बचा आप उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो वो आपने कर लेना, वो ए आर आ जाएगा। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं ज़्यादातर इस चैप्टर में, या वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में आपसे ना आई के क्वेश्चन होंगे। तो ये मैं आई वाला लिख रहा हूँ आगे। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मैं फिर से √2 को आगे लिख देता हूँ, मतलब I2 को आगे लिख देता हूँ, सॉरी। तो √I2 प्लस √I1 डिवाइडेड बाय √(I2 माइनस √(I1)। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर होना था ना, तो मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ इसको, एक ही बात है, जैसे मर्जी लिख लो। तो ये आ गया। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि 4i0 है, उसका रूट करना है, माइनस I0 है, इसको तो कुछ भी नहीं करना है, डिवाइडेड बाय फिर से 4i0 है। अच्छा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये ऐसे आ जाएगा, इसका स्क्वायर लग जाएगा। आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो I0 रूट। तो ऊपर √I0 कॉमन आ गया, नीचे भी √I0 कॉमन आ गया, अंदर देखो क्या बचेगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ से 4i0, सॉरी I0 का रूट निकल गया, तो एक I0 हट गया, यहाँ से बचा 4। तो 4 का रूट क्या होता है, 2, तो 2 लिख रहा हूँ मैं, प्लस यहाँ 1 बचा है, नीचे 2 - 1 बचा है। तो क्या बन जाएगा, ये दोनों तो जाएंगे कट, बचा 3। अच्छा, स्क्वायर भी था, और वैसे भी इनका स्क्वायर भी आ रहा है बाहर, ठीक है। तो देखो ऐसा करते हैं कि इसमें से ना I0 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं √(I0 को कॉमन निकालता हूँ तो उसका स्क्वायर भी कॉमन आएगा, नीचे से भी √I0 को कॉमन निकाल रहा हूँ तो उसका स्क्वायर भी बाहर आएगा। अब क्या बच गया, देखो अंदर बचा 4 का रूट विच इज़ 2, 2 - 1/2, सॉरी 2 + 1/2 - 1 और होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो दिख ही रहे हैं कि कट रही हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, क्वेश्चन की वैल्यू बन जाएगी 3:1। तो 3 का स्क्वायर रेशो 1 का स्क्वायर, मीन्स 9:1 आ गया। तो जब जब I0 और 4i0 दिया होता है तो आपने याद रखना है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना होता है, 9:1। नेक्स्ट देखो, अब हो सकता है यही क्वेश्चन तो मैं यहाँ हटा दिया, इसको आपने लिख लेना पीछे करके। अब हो सकता है क्वेश्चन का भी वो आपको ऐसा दे दें जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपका। हाँ, वैल्यूज अलग हो सकती हैं। तो यहाँ दिया I1/I2 इज इक्वल टू, बोला दिस इज 16:9, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। और फिर से बोला है कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो
अभी भी फॉर्मूला वही है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू। अब मैं आई वन बड़ा मान के ले लेता हूँ इसको, आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू। लेकिन हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें चाहिए आई वन बाय आई टू। तो ऐसा करो कि इन दोनों को डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो वन बाय आई रूट आई टू से, ऊपर भी और नीचे भी। या फिर ऐसे बोल सकते कि डिवाइड कर दो दोनों को रूट आई टू से। तो जैसे आप रूट आई टू से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ आई वन बाय अंडर रूट ऑफ आई टू प्लस यहाँ बचेगा वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आई वन बाय अंडर रूट ऑफ आई टू माइनस वन, और इस पूरे का आएगा होल स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये करना आ ही गया। तो उम्मीद है आपको ये करना आ गया। अब क्या करना था, अब आपने अंडर रूट तो नहीं है, आई वन बाई आई टू की वैल्यू भर देनी, विच इज 16:9। तो 16:9 का रूट माइनस वन बाय 16:9 का रूट। अच्छा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है ना, और स्क्वायर आ गया बाहर। ये बन गया। अब क्या करना है, 16:9 मतलब 4:3 माइनस वन बाय सॉरी प्लस वन, 4:3 माइनस वन, और इस पूरे का भी स्क्वायर होगा। तो देखो ये बन गया आपके पास 3 और 4 7, 7/3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 1, 1/3 का स्क्वायर। तो आपको पता चलेगा कि देखो 3 तो कटने वाला ही है, बचा क्या, 49:1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो बड़े आसान से होते हैं। आई वन आई टू दिया होगा, आई मैक्स आई मिनिमम पूछा होगा, या उल्टा भी किया हो सकता है, आई मैक्स आई मिनिमम दिया होगा, तो जब वो दिया होगा तो आपने इसमें पुट कर देना, फिर इसको सॉल्व कर लेना आई वन आई टू को। ठीक है, तो बड़ी अच्छी सी इक्वेशन बनती है। आप चाहो तो इसी को सॉल्व करके देख लेना। आप लिखना कि आई मैक्स 49 है, आई मिनिमम जो है वो ये है, बताओ कि आई वन रेशो आई टू क्या होगा, या आई वन क्या होगा, या आई टू क्या होगा। ठीक है, तो आप वो निकाल सकते हो।